सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से कायम होने वाली वफाकी आईनी अदालत ने आज से बाज़ाब्ता काम का आगाज कर दिया है। वफाकी हुकूमत का कहना है कि मुल्क की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरत पड़ने पर एक और आईनी तरमीम यानी मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम भी लाई जा सकती है। MQM का दावा है कि इस तरमीम में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक शिके शामिल होने का इम्कान है। सवाल यह है कि क्या इसमें NFC अवार्ड के असर-ए-नौ जायज़े और मकामी हुकूमतों का मामला भी शामिल होगा। आम बात यह भी है कि NFC का कल होने वाला इजलास एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। अब 3 माह में यह इजलास तीसरी बार मुलतवी हुआ है क्योंकि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि मरकज़ और सूबों के दरमियान सियासी माहौल कदरे साजगार हो जाए। इसी तात्तुल के बायस 2009 का 7वां NFC अवार्ड अब तक बरकरार है, हालांकि इसकी आईनी मुद्दत सिर्फ 5 साल थी। उधर आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत के बदले कश्मीर की हुकूमत हासिल की। अब सवाल यह है कि क्या नई हुकूमत कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाएगी, जैसा कि नून लीग मुतालबा कर रही है। इसी दौरान सेनेट में नेशनल फूड सिक्योरिटी तरमीमी बिल पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान आमने सामने आ गए। ये तमाम मामला क्या है, इस सब पर हम बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे अली मूसा गिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, एडवोकेट मलिक शफकत अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इनसे हम बात करेंगे जो इस वक्त सिचुएशन है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कश्मीर के अंदर कायम हो गई है और उसके ऊपर भी कई सवालात उठ रहे हैं। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। शफकत अवान साहब, शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ। जी शफकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ये बताइएगा, ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस्टेब्लिश हो गई है, जजेस के इस्तीफे भी कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाल सके, क्या PTI इन तरमीम को चैलेंज करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बुलाया। हम चैलेंज तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अदालत भी अपनी, जज भी अपने, गवाह भी खुद, मुद्दई भी खुद। हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है और किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तानी अदालतों से अब इंसाफ की तवक्को बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। तो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है, वो हम करते रहेंगे, लेकिन आप बिल्कुल ना सोचें कि जिस तरह की अदालतें बना दी गई हैं और जिस तरह जजेस जो हैं उनको ज़ेर बार कर दिया गया है, आप किसी पाकिस्तानी को कहीं से इंसाफ मिलेगा। और हमें तो ना पहले मिल रहा है और ना फिर कोई तवक्को है मिलने की। ओके, आज लाहौर में अली साहब कुछ वकला ने एहतजाज भी किया है, प्रोटेस्ट किया, और शफकत साहब कह रहे हैं कि अब इन अदालतों से किसी किस्म के इंसाफ की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। चैलेंज तो कर देंगे, लेकिन अब किसी पाकिस्तानी को इससे कोई तवक्को या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अदालतें इतनी कमज़ोर हो गई। देखिए ये एक बहुत ही गलत बात हम सियासतदान जो हैं वो अपनी आवाम को और अपने लोगों को फैला रहे हैं मायूसी के अंदर। अदालतें तो वही हैं। मुझे बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनाई गई है उसमें शफकत साहब के हलके के कितने लोगों के केस हैं और मेरे इलाके के कितने लोगों के केस हैं, और आदिल साहब आपके जानने वालों को कितने केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर हैं। उनका बराह रास्त आम आवाम का, पाकिस्तानी का कोई ताल्लुक़ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की वजह से उनका इंसाफ सदियों डिले रहता था। ये एक इतना बड़ा अबहाम पैदा किया जा रहा है आवाम के अंदर कि पता नहीं क्या हो गया है। सुप्रीम कोर्ट फंक्शनल है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने जजेस हैं, मासिवा 2 के ऑनरेबल जजेस जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरकरार है, लाहौर हाई कोर्ट बरकरार है, एडिशनल सेशन कोर्ट्स बरकरार है, सिविल कोर्ट्स बरकरार हैं, और आवाम वहाँ पर रिलीफ ले रही है। और वो जब उनका फैसले सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में किसी नवाज शरीफ का, किसी यूसुफ रज़ा गिलानी का, किसी इमरान खान का या किसी आसिफ अली जरदारी का केस नहीं लगा होगा, जिसकी वजह से वो ये कह रहे होंगे क्योंकि ये एक आईनी मामला चल रहा है और मैंने रात को भी अदालत खोली हुई है, तो मैं तुम्हारे, जो तुम 20 सालों से जलील हो रहे हो, तुम अगले 20 साल और जलील हो और तुम 20 साल बाद आना, मैं देखूंगा कि क्या करना है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो बहाना नहीं होगा अब कि वो आम आदमी की अपील जो है, हमने बहुत सारी अखबारों में खबरें पढ़ी जिसमें यह लिखा हुआ आता था
कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदे को बाइज्जत बरी कर दिया जिसको आज से 5 साल पहले फांसी लग चुका था। वो जो फांसी के फंदे पर लटक चुका था, सुप्रीम कोर्ट उसकी बारी जब आई तो वो सजाए मौत हो चुका था और हमने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि पनामा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट मसरूफ था, क्योंकि शायद इमरान खान के केस में सुप्रीम कोर्ट मसरूफ था, क्योंकि किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का या कमीशन का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट मसरूफ था। तो जो 22 करोड़ अवाम जलील हो रही थी वो जलील होती रही। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है। उनके पास अब टाइम है और वो हाई कोर्ट की अपील सुने और वो अपना काम करें और आईनी अदालत अपना काम करे। अगर कोई मामला है, इनका कौन सा मामला मुझे बताएं आईनी अदालत में गया हुआ है? जी शफकत साहब का कौन सा मामला? इमरान खान की क्रिमिनल पिटीशन है, तमाम क्रिमिनल पिटीशन है। वो क्रिमिनल की अपीलेंट कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। इनकी बेल खारिज होगी हाई कोर्ट से, ये सुप्रीम कोर्ट में बेल अप्लाई करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इनका ताल्लुक ही कोई नहीं। मुझे बताएं कौन सा ऐसा मामला है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा? शफकत साहब वो कह रहे हैं आपके कौन से मसाइल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे? वो कहते हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट का बर्डन आसान कर दिया। मेरे भाई एक दफा सारा बोल लें, उसके बाद मुझे सुने जरा आराम से। शफकत भाई सबसे पहली बात ये है जी, अब आप बोले, मैंने कहा अब आप वकील हैं। मैं सबसे पहली बात तो ये करता हूँ कि 161 केस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जिनके लिए एक पूरी अदालत अबव द सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है, और 62,000 केसेस हैं आम नौइयत के जो उसी सुप्रीम कोर्ट के पास हैं जो कभी सुप्रीम हुआ करती थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट कहना भी अच्छा नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट तो वो होती है जो सुप्रीम हो, जिसके फैसले सब पर बाइंडिंग हो। लेकिन अब क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई है, हुकूमत की अपनी कोर्ट, इसके फैसले सब पर बाइंडिंग होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का नाम ज़रूरी तौर पर तब्दील करके कुछ और रखना चाहिए। ये दैट इज़ नॉट अ सुप्रीम। और दूसरी बात, ये मेरे भाई जो कह रहे थे हमारे केस कहाँ पे लगे हुए हैं और कहाँ पे जाने हैं, ये बड़े अच्छी तरह जानते हैं। जो आपने आर्टिकल 200 में तब्दीली की है, उसके तहत आप एक जज ले गए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, आपने सुप्रीम कोर्ट को में जाके उसको पहले बिठाया और फिर उसके साथ सुप्रीम कोर्ट बना दिया जहाँ पे हमारे केस लगे हुए हैं, और जहाँ पर वो साहब मौसूफ हमें डेट पे डेट दे रहे हैं। और एक रेगुलर सस्पेंशन का केस है जो कि रोज़ाना लोगों की होती हैं और रोज़ाना केस लगते हैं। हम पिछले 8 माह या 1 साल से, वो तो हाई कोर्ट में होगा जस्टिस डोगर की अदालत। जी जी, डोगर कोर्ट जो हुकूमत की कोर्ट है वो भी उसमें है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो 26वीं और 27वीं तरमीम के समरात हैं कि हमें अब जो भी जज इनको पसंद नहीं होगा उस जज को तब्दील करके बलूचिस्तान भेजा जाएगा, सिंध भेजा जाएगा और दूर दराज इलाकों में भेजा जाएगा, और वहाँ पे अगर इनका कोई मनपसंद केस होगा तो वहाँ से इधर भेज दिया जाएगा। इनके पास अब खुली छुट्टी है कि हाँ भाई फैसला करो, नहीं तो फिर कल जाओ लोरालाई या कहीं और अगर नहीं करोगे फैसला तो आपकी अगली किस्म का फैसला हम करेंगे। सो बेसिकली आपको जो शफकत साहब प्रॉब्लम हो रही है वो जजेस के ट्रांसफर से हो रही है कि जजेस इधर उधर चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से नहीं हो रहा। और एक और सवाल का मुझे अगर जवाब दें कि आपने कहा 161 केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जिसकी वजह से पूरी एक नई अदालत बना दी है, लेकिन 161 केसेस ने पिछले कई दिहाइयों से, वैसे क्या आप इससे अग्री करते हैं या नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर जो पब्लिक के रियल इश्यूज हैं उससे हटकर सारा फोकस उधर रखा हुआ था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सिस्टम इतना डिले काम कर रहा था और जुडिशरी हमारी जो है वो रैंकिंग में इतना पीछे थी? मुझे थोड़ा सा अगर जवाब देने दें। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जजेस को कहें काम करें। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस 9:30 बजे बैठें और 10:30 बजे उठ के चैम्बर में चले जाएं तो वो कितना काम करेंगे? खुदारा जो इनका टाइम है वो 1 बजे तक बैठे अदालत में और काम करें तो ये कोई भी लोड बर्डन जितना भी है वो सारा कम हो जाएगा। अगर कोई काम ना करना चाहे तो वो बेशक आप 5 अदालतें भी बना लें तो वो लोड ऐसे ही रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जजेस की जो ट्रांसफ़र वाला मैटर है जी कोई बिल्कुल आम बात नहीं है। असल में यही मैटर है जिसमें आकर इन्होंने जुडिशरी को ज़ेरे बार किया है। सबसे पहले होना क्या चाहिए, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, और भाई इसकी इंडिपेंडेंस का यही मसला है कि वो एग्जेक्टिव की ताबे नहीं होगी। आपका आइन क्या कहता है? आपने करारदाद मकासद को आइन में शामिल किया हुआ है और करारदाद मकासद में भी ये बात शामिल है कि जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी।
इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो किसी दूसरे इदारे के ताबे नहीं होगी। आपने तो उसको ताबे कर दिया। लेकिन एक बदकिस्मती तो है ना सर हमारे यहाँ, ये ठीक है सेपरेशन ऑफ पावर की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी करारदाद मकासद या हमारा क्या बल्कि रियासत को चलाने के लिए इंतहाई अहम अमर है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना सर कि यहाँ जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पे फिर ताबे, उसने सबको अपने ताबे कर लिया था ना। मतलब या तो वो अपनी हुदूद व क़ुयूद में रहते, अपनी लिमिट्स में रहते, यक जुम्बिश कलम वज़राए आज़म भी घर भेजे, ब्यूरोक्रेट्स को भी खड़ा करके उनकी तौहीन तज़ीक करते हैं, सियासतदानों का भी जो हाल किया था, एक एक शराब की बोतल से लेके रेकोडिक का जो हाल किया था, 7-7 अरब के टीके रियासत पाकिस्तान ने भुगते, सिर्फ उनकी अंडरस्टैंडिंग ना होना या ये कह लें कि उनके फैसलों की वजह से। मैं सिर्फ ये, मैं इसको ज़रा ऑब्जेक्टिवली देखना चाह रहा हूँ। मैं अगर आप मुख्तसरन मुझे बता सकें। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या अपने पर कटवाने में, अगर मैं आपकी बात का ही साथ दे दूँ, पर कटवाने में खुद जुडिशरी का भी कोई रोल है कि नहीं है कि ताबे खुद किसी के नहीं होना तो सबको अपने ताबे कर बैठी थी? नहीं, देखें, हमने तो खुद को अपने पर तो पार्लियामेंट ने अपने काट दी है। 243 में जो हमने चेंज किया है सिविल सुपरमेसी तो हमने खत्म कर दी है। जुडिशरी की आजादी खत्म सिर्फ नहीं की, हमने सिविल सुपरमेसी भी खत्म कर दी है। अब तो हम पे कोई और लोग राइट पॉइंट। लेकिन आप कह रहे हैं बेसिकली कि सिर्फ जुडिशरी का नहीं कटा बल्कि वो कहते हैं पार्लियामेंट के पर भी आपने काटना है। मेरी एक और बात सुन लें। जी, मेरी एक बात सुन लें। मैं ये कह रहा था कि आप जुडिशरी को आजाद नहीं जब तक करेंगे तो फिर आप ये समझें कि वो इंडिपेंडेंट फैसले करेंगे या पाकिस्तान तरक्की करेगा या बाहर से आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी। ये कतन आपके, देखें, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि बाहर से जो इन्वेस्टर आएगा उसके किसके साथ मुआहदा होगा? गवर्नमेंट के साथ ना। कल अगर वही जुडिशरी गवर्नमेंट की ताबे होगी तो वो क्या आप पे ट्रस्ट करेंगे कि जुडिशरी वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला कर सकेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव की ताबे हो और फिर आपको लेकिन ये बात बड़ी फैल जाएगी। मैं जरा इनको भी चांस देता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिस वक्त आपकी जुडिशरी जुडिशल एक्टिविज्म से गुजर रही थी तब भी तो कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था ना। आपकी रैंकिंग तो भाई सिर्फ इतना करते ना, सिर्फ इतना करते 184 में तब्दीली कर देते जी, उनका जो ये सो मोटो का इख्तियार है वो खत्म कर देते। फेयर इनफ। वो कहते हैं ये ओके 184 जो खत्म हुआ है ना, 184 जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अभी भी चाहेंगी ना, अपने किसी अर्दली को ये कहेंगे ना कि जाए रिट पिटिशन कर दे, वो एक रिट करके फाइल कर लेंगे। वो अभी भी नहीं खत्म कर, ठीक है, मैं एग्री करता हूं उसके साथ। रिट जुरिस्डिक्शन दोबारा वो आ सकती है। देखिए आदिल साहब, आपको कोई इशू है बोल चैनल का, आप कैमरामैन को कहेंगे जा रिट करके मैं सुन लेता हूँ खुद ही, वो तरीका का चल निकल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सो मोटो जिसने लेना होगा वो ले लेंगे, वो रिट अपने सामने लेकर आनी होगी, वो रिट आ जाएगी। अब आगे सुने बात आपकी। ये कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट की सुपरमेसी खत्म कर दी है। पार्लियामेंट में ऐसा क्या किया है? पार्लियामेंट की सुपरमेसी बल्कि बहाल हुई है। सुप्रीम पार्लियामेंट है जिसके ये भी मेंबर है, जिसका मैं भी मेंबर हूं। ये उसके जो अवामी पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम है। बाकी तमाम जितने भी इदारे हैं वो उससे जन्म लेते हैं। मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इज द पार्लियामेंट। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगा? इनको प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही? क्या एक्ट किया हमने? एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया। मैं समझता हूं कि जैसे आपने बात की 161 केसेस उन 62,000 केसेस से ज़्यादा हावी थे। अब बहाना कोई नहीं रहेगा। उसके बाद क्या किया? आर्मी का स्ट्रक्चरल ढांचे को चेंज किया है। उसमें शफकत साहब से पूछे, इनको इशू है कि पहले से जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ किसी को भी इशू नहीं होगा। असल तब्दीली जो लाई गई है, जो अंदर तब्दीली लाई गई है, वो जो ढांचा फौज का, आर्म्ड फोर्सेस का चेंज किया गया है, जो कि वक्त की ज़रूरत थी। मैंने उसके पर ट्वीट भी किया है और मैंने मुबारकबाद दी है जनरल आसिफ मुनीर साहब को, सिर्फ और सिर्फ जो सीडीआई बनाया गया, क्योंकि वो हमारा जो सोल्जर है। मुझे बताया अगर आर्मी चीफ और एयरफोर्स एक पेज पर नहीं है और आर्मी चीफ कहता है एयरफोर्स को कि तुमने ये हमला करना है, टारगेट लॉक्ड है, वो कहता अभी मैंने नहीं करना, कमांड एग्जाम्पल देना था, होता नहीं है। लेकिन जिस तरह चीज, हमारे 2 बॉर्डर्स पे हमारी जंग चल रही है इस टाइम पर, हमने कमांड स्ट्रक्चर तो उन्हीं से पूछ के करना है ना। हमने वो चेंज किया। वो देखें, इस मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में अगर ये भी पावर में होते तो ये भी यही कर रहे होते, लेकिन ये भी नहीं मानेंगे। और आप अभी पावर में, आप अपोजिशन में होते तो आप, और जब ये आ जाएंगे तो इनको भी ये चीज सूट करेगी। और जब आप अपोजिशन में होते आप भी यही कर रहे होते, आप ये कह रहे होते, ये हो गया। ये हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स का डिलेमा है। लेकिन मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे शफकत साहब जरा, बल्कि आप बताएं मूसा साहब, ये पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि जो अमेंडमेंट में एक सपोर्ट दी है उन्होंने, उसकी बुनियाद पर कश्मीर में उनको हुकूमत मिली है। ये इल्ज़ाम आपकी पार्टी के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमने
कश्मीर की हुकूमत लेनी होती सिर्फ इस बुनियाद पर, तो वो तो नंबर्स बहुत पहले ही वाजे हो चुके थे। और जो तरमीम आई थी, हमने तो उस तरमीम को कम से कम मैं समझता हूँ कि 70% ख़त्म कर दिया उस तरमीम को, जो हुकूमत लेकर आई थी। 27वीं तरमीम के अंदर 70% जो चीज़ें थी वो हटा दी गई। क्या था उसमें? और जो चीज़ हमारे असूलों पर कायम थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, NFC, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो था, ज़ाहिर उसमें NFC था, उसमें सूबों के अंदर से जो कुछ इख्तियारात वापस लेकर फेडरल गवर्नमेंट को देना था, उसमें पॉपुलेशन की, उसमें और भी थे, उसमें NFC की चेंजेस थी, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को, PSP को। अब ये बात कर रहे हैं, अब ये शफकत साहब की बात आ जाती है यहाँ पर। इन्होंने ये कहा कि एक AC जो है वो 3 साल से ये तो 6 साल कह रहे थे, फिर 3 साल पर आ गए कि 6 साल या 3 साल के जितने सज़ा के जो केसेस हैं वो AC उसको एडजुकेट करेगा। AC जो कि DC के ताबे है, DC जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ताबे है। तो और आम आदमी के तो केसेस ही यही हैं सारे, 3 से 6 साल वाली सज़ा वाले। पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, ये जुडिशरी रहेगी। वो अगर हम कर देते तो हम जुडिशरी को ख़त्म कर देते, जो सिविल कोर्ट्स और एडिशनल सेशन जजेस जो हैं वो फारिग हो जाते। वो फ़ायदा था, वो नुकसान था जो अवामी नुकसान होता। हमने वो अवामी नुकसान से बचाया है। मैं ज़रा उस पर, क्योंकि टॉपिक अब ज़रा कश्मीर का डिस्कस करना है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक तो शफकत साहब आपका ही जाकर हिमायत कर रहा है ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए। सो इस पर आप मतलब आप क्या कहेंगे? अब आपके लोग ही हैं फॉरवर्ड ब्लॉक भी। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि इन दोनों पार्टीज के फॉरवर्ड ब्लॉक बने, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बना और कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बना। फिर इन्होंने ही फैसला किया कि इस चीज को रोकना है और फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ इन्होंने कानून पास किया, और बड़ा अच्छा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है इन दोनों पार्टीज पर कि आज ये दोनों पार्टीज इसी का फायदा उठा रहे हैं और खुद फ्लोर क्रॉसिंग करवा रहे हैं। और सेनेट में 2 दिन पहले फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, और उससे ज्यादा अफसोस मुझे गिलानी साहब पर हुआ है जब उन्होंने खड़े होकर हमारे सीनेटर को कहा कि कोई बात नहीं, आप इस्तीफा दे रहे हैं तो हम दोबारा आपको लेके आएंगे। कि यानी कि जिस बंदे ने फ्लोर क्रॉसिंग की है उसको आप थपकी दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपने फ्लोर क्रॉसिंग की है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा आपको इसी ऐवान से इलेक्ट करवाएंगे। तो भाई इतनी तरद्दुद क्यों किया था आपने? क्यों इस पे इतनी लंबी गुफ्त शनीद के बाद इस बात पे एग्री हुए थे कि नहीं, फ्लोर क्रॉसिंग जो है ये जमहूरियत की कातिल है और हम कभी भी नहीं होने देंगे फ्लोर क्रॉसिंग, अगर आपने खुद ही करवानी थी। जी, वो कह रहे हैं गिलानी साहब ने वहां पर द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने एंडोर्स किया कि हम आपको ले आएंगे। बात की थी, हम आपको दोबारा ले आएंगे, दूसरे दिन दोबारा वोट दिलवाने के लिए। तो वो दोबारा आई नहीं दूसरे दिन। ये बात नहीं, उन्होंने ये कहा था हम आपको दोबारा ले आएंगे, तो वो दोबारा आ नहीं गए थे। गिलानी साहब वैसे ना करते। अब मेरी सुने बात, अगर ये कह रहे हैं कि वो कल की बात हो, जब उस बेचारे सेनेटर के साथ इतनी ज्यादती हो रही थी, ये पार्टी अगर आपने उन सेनेटर्स का भी ख्याल रख लेती या अपने उन गरीब नुमाइंदों को भी आवाज़ उठा लेती जिन्होंने सोबतें बर्दाश्त की हैं, तो शायद वो ना करते। उन्होंने अपनी तकरीर में बड़ा क्लियर कट पैगाम दिया है। मुझे एक बात बताए नहीं कि जी मैंने क्यों वोट दिया अली मूसा और मैंने कैसे वोट दिया। ये बताएं, अगर ये जो आप बात करें ना, अगर पार्टी किसी के साथ ज्यादती करी, उनके पास राइट है पार्टी छोड़ दे। ये मतलब अगर इस बुनियाद पर आपकी पार्टी में किसी के साथ ज्यादती हो रही होगी और वो जाके दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा, तो आप उसको क्या? आदिल मेरी बात सुनो, शफकत भाई को प्रेशर नहीं था वोट देने का? था कि नहीं था? पूछे होगा ना। इन्होंने क्यों नहीं दिया वोट? जिसने नहीं देना होता ना उसने नहीं देना होता, जिसने देना होता है उसने देना ही होता है। फिर वो आगे रोना पिटना जो मर्जी डाले। ये इन्होंने इनके कितने एमएनए हैं जो आज वजीर बने हुए हैं? आज ये क्यों इन्होंने क्यों नहीं दिया वोट? क्योंकि इन्होंने नहीं देना था। ये खड़ा है तो खड़ा है, जो नहीं खड़ा तो वो नहीं खड़ा, उसकी बात ना ही करेंगे बेहतर है। जी, शफकत साहब वो कह रहे हैं किसी की ज़मीर की बातें हमें ना छिड़वाएंगे। ये कह रहे हैं अगले दिन की बात की थी, उन्होंने कहा था कि कल हम आपको वापस लाएंगे और वोट दोबारा भी दिया उसने। और दूसरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने सुन ही लिया, खैर वो कह रहे हैं कि भाई आपने क्यों नहीं दिया, आप भी दे देते। मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने दिया है उनको कंडेम करें बजाय इनको कि उनको आप अप्रिशिएट करें। तो मैं उनको कहें भाई बुरा कर रहा हूं, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहा जिन्होंने वोट दिया है। मैं बिल्कुल मैं क्लियर कट ऑन एयर शफकत भाई आपके साथ खड़ा हूं। जिन्होंने वोट दिया है, मैं वो उनकी मेहरबानी, उन्होंने दिया है अपनी पार्टी में रह के, पार्टी जिसने हमने जमीन की आवाज सुनी है, जमीन की आवाज जो जबरदस्ती दी है, जो लोटा हुआ है, मैं तो उसके बिल्कुल साथ नहीं खड़ा भाई। कोई लोटा हुआ है इधर? जो हुए हैं अपने नजर आ जाता, पता नहीं लग जाता। तो आप उनकी हिमायत नहीं कर रहे? मैं बिल्कुल नहीं करता। उन्हें गलत किया?
बिल्कुल सारी बातें गलत की। ओके, अच्छा आप मुझे ज़रा ये बताएं कि ये बल्दियाती निज़ाम वाला MQM कह रही है कि बल्दियाती निज़ाम वाला काम भी करीब आने वाला है। अब 28वीं तरमीम में 2 चीज़ें हैं। 26वीं में हमने देखा था कि मौलाना साहब ने साथ दिया, 27वीं में अलग हो गए। लेकिन अगर 28वीं तरमीम में NFC और बल्दियाती निज़ाम दोनों मामले आ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी? लेकिन ये तो पार्टी की सी फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर है। बिलावल साहब की आपने तकरीर सुनी, उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के ऊपर हम बिल्कुल भी आँच नहीं आने देंगे। जो चीज़ 18वीं तरमीम को, और अगर ये हुकूमत जानबूझ के आँच वहाँ ले गई ताकि आप उस पर आँच ना आने दें, आँच अगर ये क्योंकि नंबर तो उनके पास है, अगर ये ले गई तो फिर ले गई, फिर तो हम अपने असूल पे खड़े हैं। आप मौलाना और PTI के साथ खड़े होंगे, हम फिर अपने असूल पे खड़े होंगे। जो है कि हमारी हमारा जो एक बल्दियाती निज़ाम के बारे में बताएं। कराची में MQM मांग रही है कि भाई बल्दियाती निज़ाम जो है, मैं बताता हूँ इसको। उन्होंने कहा पंजाब ने तो रेप्लिका लिया हमारा। इनको पंजाब ने तो बिल्कुल रेप्लिका नहीं किया। बल्दियाती निज़ाम, मेरी ज़ाती राय ये है कि वो एक मौसर और मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, जिसके तहत जो मेयर्स हैं, जो प्रोटेक्टेड हो, सिक्योर हो, उनका टेन्योर हो और उनके पास फंड सिक्योर हो, पावर्स हो। आप मेरी बात ये देख लें कि अगर जिस दिन बल्दियाती निज़ाम इस मुल्क में मजबूत हो गया, आधे लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो वहीं पे अपने ज़िले में रहेंगे। वहाँ ऐसा हुआ भी है डिक्टेटरशिप के ज़माने में, तो सारे लोग नाज़िम बन के जो है वो अपने हलकों में चले गए थे ना। वजह ये है कि आज हमारा MNA, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे से बिजली खराब, मीटर जल जाए हमें फ़ोन करते हैं, नाला बंद हो जाए हमें फ़ोन करते हैं, तो वो थाने में बंदा पकड़ा जाए, वो सब आवाम के। लेकिन फिर वो MP MNA भी बनना छोड़ देते हैं लोग, फिर जाके जिला नाज़िम बनते हैं, वहाँ से काम करते हैं। शफकत साहब 30 सेकंड में मुझे जवाब दीजिएगा, आपकी ये जो आप लोगों ने एक ज़ाहिर है अपनी पोजीशन ली हुई है कि पार्टी लीडरशिप से मुलाकात नहीं होगी, या अगर हमें कोई रिलीफ पार्टी लीडरशिप को नहीं मिलेगा, हमारे बानी चेयरमैन को कुछ नहीं मिलेगा, तो हम बस इररेलेवेंट हो रही है आपकी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस सारे प्रोसेस में आप लोग इन्वॉल्व रहकर, सजेशंस देकर या रेजिस्ट कर विद इन पार्लियामेंट, कोई ज़ाहिर है आप इस दफ़ा मौलाना साहब साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी कई दफ़ा आप लोगों को इंडिकेट करती रही, अगर आप लोग कोई अपनी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करते या थोड़ा सा विजन के साथ करते, तो आज ये ना हो रहा होता जिस स्पीड से इस वक्त तरमीम हो रही हैं। आप लोगों को एहसास होता है इस बात का? नहीं, बिल्कुल भी हम अपना पार्लियामेंट्री रोल पूरी तरह अदा कर रहे हैं। तरमीम रोकना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि उसमें नंबर पूरे हैं और पूरे कर लिए गए हैं, जिस तरह भी कर लिए गए हैं। अब लंबी डिबेट है, उस पर मैं जाऊँ। बरकत से हो गया होगा जी, बरकत से हो गया होगा काम जी। बरकत, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बरकत डाली है और उससे माशाल्लाह उनको सीटें दे दी हैं, और अब इनको कोई इशू नहीं है। राइट, इनको कोई इशू नहीं है, नंबर इनके पूरे हैं। शफकत अवान साहब बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ इसको रजिस्ट करती रहेगी। ओके, आई हैव टू कंक्लूड दिस सेगमेंट। शफकत अवान साहब आपको बहुत, गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम इश्यूज पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नए अदालती निज़ाम के खिलाफ आज अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले वकला ने एहतजाज किया, जबकि इस्तीफ़ा देने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार से खिताब भी मुतवक्के है। उधर दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला भी जारी है, जिसमें वो रियासत की अफगान पॉलिसी और वफाक की ज़िम्मे सूबाई बकायाजात को बुनियाद बनाकर एक मखसूस बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वफाकी हुकूमत के लिए ये डेवलपमेंट्स किसी पॉलिटिकल चैलेंज का बाइस बन सकती है? इसके अलावा चीनी की बढ़ती हुई कीमत भी हुकूमत के काबू में नहीं आ रही है। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन हमारे सामने है, एक नया जुडिशल सिस्टम है, उसके खिलाफ आज लॉयर्स ने प्रोटेस्ट भी किया है और लाहौर में आपने देखा होगा। इसके अलावा जस्टिस मंसूर भी कराची बार से खिताब करने का प्लान कर रहे हैं। क्या किसी लॉयर मूवमेंट का आपको अंदेशा है, खदशा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि आइन में जो तरामीम है वो पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक से किसी तरह भी मुतसादम नहीं है, और पार्लियामान का इस्तेहकाक है जो कि पाकिस्तान के अवाम ने उसको दिया है कि वो दूसरे सतूनों के बारे में कानून साजी कर सकें। तो ये हुई है, इस पे इख्तलाफ राय होगा, लेकिन कोई मूवमेंट बनती हुई मैं नहीं देख रहा। ओके, अच्छा, ये जो जजेस के इस्तीफे वाला मामला है, पर हम देख रहे हैं फेडरल मिनिस्टर्स ये कहते हमें दिखाई दिए, आपकी पार्टी के लोगों की तरफ से कहा गया कि ये पॉलिटिकल जज थे, जबकि साद रफीक साहब की ट्वीट अगर आप देखें, आपकी नज़रों से यकीनन गुजरी होगी,
तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा खुशी के ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फॉल्ट लाइंस को देखना चाहिए। पार्टी में कोई इसके ऊपर डिफरेंसेस हैं इस मामले पर? जी नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। देखिए, जजेस ने अपने रजाकाराना तौर पर अपने जो ओहदे हैं उनसे वो मुस्ताफी हुए हैं। आइन में या जो तब्दीली हुई है उसका उनके इस्तीफों से उनका एक नजरियाती इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन मैं भी जानना चाहूंगा कि वो कौन सा जन्नत का दौर था मोहतरम साहब, निसार साहब, खोसा साहब, गुलजार साहब और बंदयाल साहब का, जिसको 26वीं रानी तरमीम ने आकर तहवतेक कर दिया है। तब भी बहुत बड़ी अदालतों की तरफ से तजावुज हुआ आइन से के खिलाफ, तब भी गलत फैसले आए, तब भी जो जजेस थे उनका एहतसाब नहीं हो सका, और फिर काजी फायदीसा साहब का पूरा केस हुआ। तो लिहाजा हमें इस बात को ज़हन में रखना है कि वो जो जिस माजी की तरफ वो रुजू कर रहे हैं वो कोई निर्वाणा नहीं था, उसमें भी अपनी खराबियां थी। और जो असल आई थिंक जो सवाल जिसका जवाब नहीं आया इन इस्तीफों के अंदर, कि जब 2010 में 18वीं और 19वीं तरमीम के जरिए अदलिया को खुद मुख्तारी दी गई, तो कोई के कह सकता है कि बेहतर मयार के जज आए? नहीं आए। क्या अदलिया ने अपने अंदर कोई एहतसाब किया? नहीं किया। क्या अवाम के केसेस का जल्द डिस्पैच हुआ? नहीं हुआ। क्या अदालत ने अपने फैसलों से आइन और जमहूरियत को तकवीयत दी या नुकसान पहुंचाया? तो नुकसान पहुंचाया। तो जब हर जो मंतकी मामला है उसमें अदलिया उस खुद मुख्तारी को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकी, तो फिर 26वीं और 27वीं तरमीम में ये नहीं है कि उनकी खुद मुख्तारी उनसे छीन ली गई, सिर्फ पार्लियामान की तरफ से एक ज्यादा वसी तर तरीके से जजों का जो है वो तयन भी होगा और जजों की ट्रांसफर्स भी होंगी, और जितना शफाफ तरीके सब हो, ये पहले भी हो रहा था, बल्कि पाकिस्तान की तारीख के ज्यादा हिस्से में तो एग्जेक्टिव बराह रास्त जजेस का तकर्रुर किया करता था। अब तो बहुत एक शफाफ मामला है। तो हमें बजाय ये कि हम इस पर कोई कहे कि तहरीक चलाएं, मैं तो ये सुनने के लिए बेताब हूं कि जनाब देखिए, पहले तो बहुत ज्यादा केस अवाम के जो है ना उनको निपटाया जा रहा था और अब नहीं निपटाया जाएगा, या जो है वो अब हम पहले बहुत हम एहतसाब कर रहे थे अपने से लोअर जुडिशरी का और अपने अंदर भी, और देखिए अब इस तरमीम ने रोक दिया है। इस तरमीम में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे अदलिया की खुद मुख्तारी और उनके फंक्शंस के ऊपर कदगन हो। अगर कुछ लोगों का ये ख्याल है तो उनका हक है कि वो इसके उन्होंने, बल्कि मेरी नजर में उनकी इज्जत बढ़ी है अगर उन्होंने एक नजरिए की बुनियाद पर इस्तीफा दिया है। लेकिन काश इस तरह के असूली इस्तीफे उस वक्त भी आते जब 63A के ऊपर बहुत बड़ा तजावुज हुआ था, जब मोहम्मद नवाज शरीफ को नाहक डिस्क्वालीफाई किया गया था, जब खुद साद रफीक साहब जिनका आपने हवाला दिया उनको 16 महीने पेशी की तारीख नहीं दी थी जिस अदलिया ने। तो उसको मेरी गुजारिश है कि आज भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर हम हकीकत पसंद हैं तो पहले भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी। ओके, अब जरा मैं केपी की सूरत हाल पे आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो केपी के सीएम के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने अपनी अवामी राब्ता मुहिम स्टार्ट की हुई है, आपकी हुकूमत इसको किस तरह देख रही है? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई किसी मार्च शार्च का खतरा है, कोई वो मोमेंटम बना रहे हैं आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ? जी नहीं, हम तो जब भी कोई जमहूरी हरकत करता है तो हम उसको इनकरेज करते हैं और उसे खुशाइन करार देते हैं। लेकिन असल मामला ये है कि ये सब जो वो अवामी राब्ता कर रहे हैं वो उन 12 जिलों में क्यों नहीं कर रहे जहां उनकी अपनी हुकूमत की रिट नहीं है। जो 12 सरहदी अजला हैं वहां इसमें खैबर पख्तूनख्वा की और मोहतरम सीएम की रिट नहीं है। तो वो सारे फॉर्मूले जो वो हमें सुना रहे हैं तालिबान से और दहशतगर्दों से डील करने के लिए, मेरी उनसे तवक्को है कि वो पहले मुज़ाकरात के जरिए, चले 12 नहीं 1 जिला ही आजाद करा लें दहशतगर्दों के चुंगल, ताकि हम कहेंगे देखिए ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। तो मुख्तसरन जरा पे समझना चाहता, आपको चैलेंज नहीं लग रहा चीफ मिनिस्टर की तरफ से इस किस्म की कोई मूवमेंट का, जिसमें वो अफगान पॉलिसी को भी चैलेंज कर रहे हैं, सूबे की तरफ से जो उनके बकायाजात हैं, जो बैलेंस है वो मांग रहे हैं, तो आपकी पार्टी इसको चैलेंज नहीं समझ रही अपने लिए कोई? देखिए, चैलेंज वहां होता है जहां उसकी जगह है।
अफगान पॉलिसी को चैलेंज करने की जगह सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली, जहां से उनकी जमात मफरूर है, कोई भी संजीदा बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। अभी उनके पास सेनेट और कौमी असम्बली में मौका था कि वो पूरी तरह अपनी जो असूली मुखालफत थी 27वीं तरमीम के खिलाफ, उसको कौम के सामने रखते, लेकिन उनका हमेशा जो कयास है वो बाइकआउट और बलवे पर है कि हमने बात कोई नहीं करनी, हमें बाइकआउट करना है और बलवा करना है। और उसका नतीजा ये है, मैं आपको ये दुरुस्त कह सकता हूं कि हमें एक ऐसी ऑपोजिशन का सामना है जिसके पास कोई संजीदा सोच नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो हुकूमत के लिए तो बड़ी आसानी है कि ये मुस्तकिल बाइकआउट और बलवे करते रहें और कोई संजीदा बात ना करें। तो अफगान पॉलिसी जो है, जो पाकिस्तान के वफाक का इस्तेहकाक है, उसको वफाक में ही चैलेंज करना चाहिए। सूबे के एक वज़ीर आला जरूर बात करें। मैंने तो कहा अगर अफगान पॉलिसी के किसी को चैलेंज करना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो सकता है, तो अज़राए करम बन्नू जिला ही आज़ाद करा लें उनसे। तो आप समझते हैं कि आपकी अपोजिशन की गलतियों का आपकी हुकूमत फायदा उठा रही? जी देखिए, उनकी तरफ से वो चूंकि एक ही उनकी जो सियासी सोच है वो तशद्दुद पर मबनी है, और उनका ये ख्याल है कि ये कमजोर बात है कि अगर हम कौमी असम्बली में खड़े होकर 27वीं तरमीम का कानूनी और आईनी तज्जिया करें, कोई अवाम, उनका ये ख्याल है कि अवाम उसको पजीराई नहीं देगी। लेकिन असल में देखिए, उनको जो जिम्मेदारी मिली है अवाम की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की मिली है, वो हुकूमत नहीं कर रहे, और वफाक में अपोजिशन की मिली है, वो अपोजिशन नहीं कर रहे। चीनी की कीमत अभी तक गवर्नमेंट के काबू में क्यों नहीं आ रही? ना क्रशिंग सीजन टाइम पे शुरू हो रहा है, ना डीरेगुलेशन की जा सकी है। क्या हर्डल्स क्या हैं? बिकॉज ये तो आम बंदे का मसला है ना, चीनी, आटा, चावल, दाल। देखिए, अभी तो जो स्पाइक आई है वो आर्जी है। आई थिंक अगले 3 से 4 हफ्ते में जैसे ही चीनी सीजन की क्रश होना शुरू हो जाएगी तो कीमतें डाउन हो जाएंगी। लेकिन जो सबक है और हुकूमत के सीखने का है, और ये मैं ज़ाती तजर्बे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वज़ीर आज़म को, कि जो चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त है वो बहुत ही कलील मिकदार में देनी चाहिए किसी एक वक्त में, ताकि एक्सपोर्ट की इजाज़त को जो दाखिली स्टॉक्स हैं उसकी कमी के ऊपर असरअंदाज ना होने दिया जाए। ये हमने इंतहाई कामयाबी से 2013 से 17 तक ये फॉर्मूला आजमाया था कि इजाज़त दी जाती थी पर कम दी जाती थी ताकि डोमेस्टिक सप्लाई को इफेक्ट ना हो, और नतीजा ये हुआ उसका, जो असल बात है अवाम के लिए, कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई 2013 में तो चीनी 53 रुपए किलो थी जून 2013 में, और जब हमने अपनी मुद्दत मुकम्मल की मई 2018 में तो चीनी 1 रुपया कम थी, 52 रुपए किलो थी। तो ये तमाम वज़ीर आज़म गलती क्यों करते हैं? ये माजी में भी देखते रहे, हर साल होता है ये, और ये कोई जी वो ये चीनी की इतनी मीठी गलती हर वज़ीर आज़म क्यों करता है सर? जी वो देखिए, जब हमने नहीं की तो चीनी की कीमत 5 साल बाद 1 रुपया कम हो गई। लेकिन वो यही है कि ये कन्विंस कर लेते हैं जो ये मीठे लोग हैं। वजारत सनत और जो शुगर मिल एसोसिएशन, उसके दरमियान एक डायलॉग होता है, तो हर दफा जो है वो स्टॉक के ऊपर बहस होती है कि मुल्क में कितना स्टॉक है। तो मिल एसोसिएशन जो है वो स्टॉक ज्यादा बताते हैं, वजारत समझती है कम है। तो अगर उसको सामने रख के जो भी ये बात कर रहे हैं, हमारा तो फॉर्मूला था कि सिर्फ जितनी वो डिमांड करते थे उसका 20% से ज्यादा कभी इजाजत नहीं दी थी। उसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क में कभी भी डोमेस्टिक सप्लाई शॉर्ट नहीं हुई और एक्सपोर्ट भी होती रही। राइट, थैंक यू सो मच। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर PMLN से अपनी राय दे रहे थे हुकूमत के लिए जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उस पर बात कर रहे थे। अपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।